मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजी है जो सिर्फ मार्केट क्रैश से बचता ही नहीं बल्कि अपने पीयर्स और बेंचमार्क को भी आउट परफॉर्म करता है, तो सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, राइट? लेकिन ऐसे फंड्स हैं जो कंसिस्टेंटली मार्केट को बीट करते आए हैं और आज के इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही समझेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड आई एम योर फ्रेंड भारत शंकर। तो अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो हमारे नेता लोग इलेक्शन के टाइम में जितना वॉलेटाइल नहीं होते उससे भी कहीं गुना ज्यादा हमारा स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल बन चुका है। और ये क्लियरली आप स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स में देख सकते हैं, क्योंकि सितंबर अक्टूबर 2024 से लेकर अब तक का डेटा अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में मोर देन 15% का करेक्शन हुआ है, मिड कैप में मोर देन 20% का फॉल और निफ्टी स्मॉल कैप में मोर देन 24% का फॉल हो चुका है। और ऐसे गिरते मार्केट में आपको लग सकता है कि हर किसी का पोर्टफोलियो लाल है और हर किसी के म्यूचुअल फंड रिटर्न्स नेगेटिव है, लेकिन यहीं पर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहां पर कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स भी है जिनके म्यूचुअल फंड रिटर्न्स ऐसे गिरते मार्केट में भी पॉजिटिव है। क्योंकि बढ़ते मार्केट में हर किसी को गेन्स मिला था, लेकिन गिरते मार्केट में वो गेन्स इरोड हो गए और उन गेन्स को इन्वेस्टर्स प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। और ऐसे खराब मार्केट क्रैश के माहौल में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड मात्र 4.2% गिरा है इन द लास्ट 6 मंथ्स। और यहाँ पर कुछ लोग पूछ सकते हैं कि ये फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड क्या है। तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का मतलब है कि एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो किसी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी ऐसे म्यूचुअल फंड्स के मैनेजर्स लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के बीच फ्रीली शिफ्ट कर सकते हैं मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। तो अभी एक सवाल आता है कि ये कैसे पॉसिबल है? जब मार्केट तेजी से गिर रहा है तो ये फंड कैसे टिक पाया? तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं इंपॉर्टेंट इनसाइट्स को डिकोड करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा स्ट्रैटेजी है जो इस म्यूचुअल फंड को ऐसे लूजिंग मार्केट में भी विनर बना रहा है। और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स ऐसे रेजिलिएंट पोर्टफोलियोज को कैसे बिल्ड करते हैं। और उसके अलावा हम इस फंड का एक कंप्लीट पोर्टफोलियो एनालिसिस भी करेंगे और ये भी देखेंगे कि इस फंड ने क्या बेचा है, क्या खरीदा है ड्यूरिंग मार्केट क्रैश। और उसके अलावा हम इनके पोर्टफोलियो के कुछ स्टॉक्स का केस स्टडी भी करेंगे। और अगर आप उन लोगों में से है जो इस गिरते मार्केट का फायदा उठा के एक स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर वी डाइव इन, अगर आप मुझे और मेरी टीम के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन है उसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स में एक सिंपल थैंक यू भी लिख सकते हैं। और वही अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर है और अपने इन्वेस्टिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे मेंबर कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं, जहां पर आप Q&A सेशंस अटेंड कर सकते हैं और जो भी हम वेबिनार्स करते हैं उसको भी आप बिल्कुल फ्री में अटेंड कर सकते हैं। तो मेंबर कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए आप ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो मैंने उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सभी म्यूचुअल फंड्स एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ फंड्स अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट करते हैं, जबकि कुछ इन्फ्लेशन को भी मैच नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्यों कुछ फंड्स गिरते मार्केट में भी अपने वैल्यू को गिरने से बचा सकते हैं और वही कुछ फंड्स गिरते मार्केट के साथ अपने खुद का भी वैल्यू इरोड कर देते हैं? समझने के लिए हमें सबसे पहले सक्सेसफुल फंड्स जो 3 की प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं उनको समझना बहुत ही जरूरी है। जहां पर पहला प्रिंसिपल है वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग, जहां पर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को पिक करते हैं और ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में तभी इन्वेस्ट करते हैं जब वो टेम्पररीली अंडर वैल्यूड होते हैं। यानी कंपनी में अगर कुछ टेम्पररी इशू है या मार्केट में ओवरऑल कंडीशंस की वजह से गिरावट हुआ है, तो ऐसे टाइम पे अगर बिजनेस और फंडामेंटल्स इंटैक्ट है और वो अंडर वैल्यूड है तो ऐसे कंपनीज में ऐसे सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड्स उस टाइम इन्वेस्ट करते हैं। और उसके बाद दूसरा की प्रिंसिपल है डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस मार्केट्स। यानी ऐसे म्यूचुअल फंड्स सिर्फ इंडियन मार्केट तक ही लिमिटेड नहीं रहते हैं, बल्कि वो ग्लोबल मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं ताकि रिस्क कम हो पाए। और उसके बाद तीसरा प्रिंसिपल है डायनामिक अलोकेशन, जहां पर मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो अपने पोर्टफोलियो के अलोकेशन को एडजस्ट करते हैं ताकि बढ़ते मार्केट में रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर पाए और गिरते मार्केट में लॉसेस को जितना हो सकता है उतना मिनिमाइज कर पाए। और इन सारे इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स का एक परफेक्ट एग्जांपल हो सकता है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, जो कंसिस्टेंटली इंडिया के बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स में से एक रहा है। तो अभी हम इस म्यूचुअल फंड का डेटा देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिन 3 इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स के बारे में अभी हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था उनको इस्तेमाल करके कैसे इसने एक इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बिल्ड किया है और ये इनके लिए कैसे काम कर रहा है। और इसको समझने से हमें भी एक फायदा मिलेगा कि ऐसे गिरते मार्केट में हम किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं। तो अभी इस डेटा को एनालाइज करने से पहले ना आई विल टेल यू अ वेरी कॉमन मिस्टेक जो रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं। जहां पर वो क्या करते हैं, ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड्स का जो रिटर्न्स होता है या परफॉर्मेंस होता है उसको वो निफ्टी के साथ कंपेयर करते हैं। जहां पर वो निफ्टी का जो लास्ट 6 मंथ्स का रिटर्न्स है या 1 ईयर का रिटर्न्स है उसको वो फ्लेक्सी कैप फंड
फंड्स के साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे करने में ना मल्टीपल लेवल्स पे प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप सिर्फ रिटर्न्स देखकर जज कर रहे हैं तो आप गलत कंपैरिजन कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप निफ्टी देखेंगे तो इंडिया के टॉप 50 हाई क्वालिटी कंपनीज का एक इंडेक्स, और ऐसे हाई क्वालिटी लार्ज कैप कंपनीज में ना रिस्क रिलेटिवली कम होता है, और मार्केट का आपको पता है ना, रिटर्न्स आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू रिस्क। और इसी रीजन की वजह से निफ्टी का जो रिस्क है वो रिलेटिवली कम होता है कंपेयर टू अ फ्लेक्सी कैप फंड। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो कम से कम 65% जो होता है वो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। और इसी रीजन की वजह से फ्लेक्सी कैप फंड्स कैरी मोर रिस्क एंड वॉलेटिलिटी कंपेयर टू निफ्टी। और इसी रीजन की वजह से निफ्टी 50 में रिस्क कम होता है, इसीलिए इसके रिटर्न्स भी स्टेबल होते हैं। वही फ्लेक्सी कैप फंड्स ज्यादा रिस्क लेते हैं, इसीलिए उनके रिटर्न्स भी ज्यादा हो सकते हैं। और इसी रीजन की वजह से अगर हम सिर्फ रिटर्न्स कंपेयर करेंगे तो लगेगा कि निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन निफ्टी का रिटर्न्स उसके लो रिस्क के हिसाब से बैलेंस्ड है। और इसीलिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को अगर हम इक्विटी फ्लेक्सी कैप के साथ कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा रेलेवेंट होगा इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग इट विद निफ्टी। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स कंपेयर करेंगे। यानी अगर किसी ने बुल रन के बीच में इन्वेस्ट करना शुरू किया होता तो लास्ट 1 ईयर में इसका परफॉर्मेंस क्या होता। तो पराग पारिक फंड ने लास्ट 1 ईयर में अराउंड 10.96% का रिटर्न्स दिया है, और वही इक्विटी फ्लेक्सी कैप फंड ने ऑलमोस्ट 0% रिटर्न्स दिया है। यानी गिरते मार्केट में इनके जो सारे प्रॉफिट्स जो बुल मार्केट में बने थे वो सारे इरोड। और वही अगर आप लास्ट 6 मंथ्स का परफॉर्मेंस देखेंगे जहां पर मार्केट एग्रेसिवली करेक्ट हुआ है, तो उस टाइम इक्विटी फ्लेक्सी कैप जो है वो अराउंड 16.41% गिरा है, लेकिन पराग पारिक फंड मात्र 4.21% गिरा है। और वही अगर आप लास्ट 3 मंथ्स का डेटा देखेंगे जहां पर भी मार्केट में बहुत ही एग्रेसिवली करेक्शन हुआ है, वहां पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड मात्र 6.9% गिरा है, वही इक्विटी फ्लेक्सी कैप अराउंड 15.21% गिरा है। और वही अगर आप लास्ट 3 इयर्स का डेटा देखेंगे जहां पर आप बुल मार्केट को भी कंसिडरेशन में लेंगे, तो यहां पर आपको ये दिखेगा कि जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो हर कोई फंड ऊपर जा रहा था, हर किसी का पोर्टफोलियो ऊपर जा रहा था। लेकिन जब मार्केट गिरना शुरू हुआ तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बाकी फंड्स में एग्रेसिव करेक्शन हुआ, लेकिन पराग पारिक फंड अपने जो बुल रन के गेन्स थे उसको प्रोटेक्ट कर पाया, और उसका जो गिरावट है वो रिलेटिवली स्टेबल। और इसी डेटा की वजह से एवरीबॉडी इज सरप्राइज दैट कि ये फंड ऐसे आउट परफॉर्म कैसे कर पा रहा है, वो भी ऐसे खराब गिरते मार्केट में। तो अभी हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो इन्होंने एक रेजिलिएंट पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड किया है उसको समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इन्होंने हर सेक्टर में कितना अलोकेट किया है और कौन से सेक्टर पे ये ज्यादा बुलिश है या पॉजिटिव है। तो अगर आप इनके सेक्टर अलोकेशन देखेंगे तो इनके टॉप 3 सेक्टर्स है फाइनेंशियल सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर। लेकिन इनका मेजॉरिटी ऑफ द अलोकेशन फाइनेंशियल सेक्टर में है, विच मींस दे आर एक्सट्रीमली बुलिश ऑन द फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया। क्या इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो सेक्टर में अलोकेशन किया है उसकी वजह से मैजिक हो रहा है, उसकी वजह से इनको ये एक्सट्रीम सक्सेस मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं। दैट इज वन ऑफ द रीजन, बट उससे भी एक बड़ा रीजन है जो कि है पोर्टफोलियो अलोकेशन, और यहीं पर सारा मैजिक हो रहा है। एंड दिस इज हाउ सक्सेसफुल फंड्स स्ट्रेटेजिकली अलोकेट एसेट्स, जहां पर इन्होंने 65% ऑफ द अलोकेशन इंडियन इक्विटीज को दिया है, जिसमें अराउंड 27 स्टॉक्स है अक्रॉस मिड कैप, लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप। के बाद इन्होंने 13% अलोकेशन यूएस इक्विटीज में किया है, जिसमें अल्फाबेट है, मेटा है, माइक्रोसॉफ्ट है और अमेजॉन है। और 10% इन्होंने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट किया है, और 11% इन्होंने ओवरनाइट डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया है। और इसी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिक्स की वजह से इनका रिस्क जो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस भी हो गया है, और साथ ही साथ इनको ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। और वही अगर आप इनके टॉप 13 होल्डिंग स्टॉक्स देखेंगे तो इसमें HDFC बैंक है, बजाज होल्डिंग्स है, कोल इंडिया है, पावर ग्रिड, ICICI बैंक, ITC, कोटक बैंक, मारुति सुजुकी, मेटा, HCL टेक्नोलॉजीज, अल्फाबेट, एक्सिस बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा है। और अभी इसके बाद एक सवाल आता है कि पोर्टफोलियो तो ठीक है, स्टॉक्स भी ठीक है, लेकिन जब मार्केट गिर रहा था, मार्केट बुरी तरीके से करेक्ट हो रहा था, तो उस टाइम इन्होंने कौन से स्टॉक्स खरीदे और कौन से स्टॉक्स बेचे? और ये इंफॉर्मेशन समझने से या एनालाइज करने से हमें एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि ये कंपनी किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करता है और कौन से पैरामीटर्स के बेसिस पे ये डिसाइड करता है कि कहां पर अलोकेशन घटाना है, यानी किसको बेचना है और किसको खरीदना है। तो सबसे पहले अगर आप जनवरी की बात करें तो एक न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि इन्होंने HDFC बैंक के अराउंड 31.28 लाख शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। और HDFC बैंक इनके पोर्टफोलियो में पहले से था, लेकिन जनवरी में इन्होंने फिर से इसको हेवीली एक्यूमुलेट किया है, और इस एक्यूमुलेशन के बाद इनका जो टोटल एसेट है HDFC बैंक में
वो अराउंड 8.11% इन्वेस्टेड। एंड एज ऑफ जनवरी 31st 2025 ये एचडीएफसी बैंक में अराउंड 4.28 करोड़ शेयर्स होल्ड करते हैं। और उसके बाद जनवरी में इन्होंने कोल इंडिया के अबाउट 81.29 लाख शेयर्स खरीदा है। और कोल इंडिया भी इनके पोर्टफोलियो में पहले से था और इस एक्यूमुलेशन के बाद कोल इंडिया में इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है अराउंड 13.93 करोड़ शेयर्स। और उसके बाद जनवरी में इन्होंने कुछ और कंपनीज के शेयर्स भी खरीदे हैं, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, जहां पर इन्होंने 35.34 लाख शेयर्स खरीदा है। और उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक में इन्होंने अबाउट 30.36 लाख शेयर्स खरीदा है। और उसके अलावा कुछ और कंपनीज है जहां पर इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है, जैसे कि सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डीज है और आईसीआईसीआई बैंक है और नारायण हृदयालय में भी इन्होंने अपना स्टेक जनवरी में बढ़ाया है। और उसके अलावा जनवरी में इन्होंने कुछ कंपनीज में अपना स्टेक रिड्यूस भी किया है, जैसे कि आईसीआरए में इन्होंने अपना स्टेक रिड्यूस किया है, आईपीसीएल लैबोरेटरीज, मारुति सुजुकी इंडिया, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया में भी इन्होंने अपना शेयर रिड्यूस किया है। और उसके बाद आते हैं फरवरी में। तो फरवरी में एक न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि उन्होंने फिर से कोल इंडिया में अपना जो एक्सपोजर है या स्टेक है उसको फिर से बढ़ाया है, जहां पर इन्होंने एडिशनल 33.01 लाख शेयर्स खरीदा है। इसके बाद से जनवरी में इनका जो स्टेक था अराउंड 13.93 लाख करोड़ शेयर्स का, वो फरवरी में बढ़ के 14.26 लाख करोड़ हो जाता है। और उसके अलावा इन्होंने फरवरी में पीजीसीआईएल में अराउंड 79.21 लाख शेयर्स खरीदा है, जाइडस लाइफ साइंसेस में अराउंड 26.2 लाख शेयर्स खरीदा है। और उसके अलावा इन्होंने कुछ और कंपनीज में भी फरवरी में एडिशनल बाइंग किया है, जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज में खरीदा है, आईटीसी, सिप्ला, महिंद्रा एंड महिंद्रा और ईआईडी पेरी इंडिया में इन्होंने फरवरी में शेयर्स खरीदा है। तो जैसा कि हमने कुछ टाइम पहले देखा था, इनका एक मेजर अलोकेशन फाइनेंशियल सेक्टर में है, तो वो अलोकेशन अभी और भी ज्यादा बढ़ गया है। एंड ऑफ कोर्स इन्होंने बाकी फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया है, लेकिन मेजर अलोकेशन एचडीएफसी बैंक से आ रहा है। और उसके साथ साथ इन्होंने जनवरी और फरवरी में जो बाइंग किया है, उस डेटा को देख के ये भी लग रहा है कि फाइनेंशियल सेक्टर के साथ साथ ये फार्मा सेक्टर पर भी अभी बहुत ज्यादा बुलिश है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इनका मंथली फैक्ट शीट देखेंगे तो इट इज वेरी वेरी क्लियर दैट कि इनका जो कोर पोर्टफोलियो है that consist of equity investments made for a long term outlook. And of course ये जो allocation strategy या investment strategy है fund house follow कर रहा है, it is really really smart and I believe that every retail investor should learn from it. बेसिकली यहाँ पर एक कर क्या रहा है, जब मार्केट गिर रहा है, माल सस्ता मिल रहा है, तो उस टाइम वो अच्छे स्टॉक्स को खरीद रहे और उसके बाद आराम से वेट कर रहे हैं। I believe that this is the most simplest and easiest investment strategy to follow because जो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स होते हैं ना, वो बुरे टाइम में ही सस्ते दाम पे मिलते हैं या लोअर वैल्यूएशन पे मिलते हैं। और इसी का फायदा फंड हाउसेस और स्मार्ट इन्वेस्टर्स उठाते हैं, जहां पर बुरे टाइम में सस्ते वैल्यूएशन पे वो अच्छे स्टॉक्स को खरीदते हैं और उसके बाद जब टाइम अच्छा आता है, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उस टाइम वो क्या करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट करते हैं। जब माल सस्ता मिल रहा है, खराब टाइम चल रहा है, तो उस टाइम उसको इग्नोर करते हैं और जब माल बढ़ जाता है, उसका दाम महंगा हो जाता है, उस टाइम वो भागे भागे उसी स्टॉक को ज्यादा दाम पे खरीदने के लिए वापस आते हैं। तो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अभी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे जो सक्सेसफुल फंड हाउसेस है, वो पोर्टफोलियो बिल्ड करते टाइम या स्टॉक्स को खरीदते टाइम कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट ईमानदार होना चाहिए और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है वो क्लीन एंड क्लियर होने चाहिए। और उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है क्वालिटी ऑफ सेक्टर, यानी ऐसा सेक्टर जो ग्रोइंग है, जहां पर ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है बिजनेस क्वालिटी, जैसे कि रिटर्न ऑन कैपिटल क्या है, एंट्री बैरियर क्या है, कैपिटल इंटेंसिटी क्या है, कंपनी डेट को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है, वगैरह वगैरह। और उसके बाद फोर्थ फैक्टर आता है वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट दैट नो मैटर कंपनी का क्वालिटी जितना बढ़िया क्यों ना हो, लेकिन अगर हम उसको सही वैल्यूएशन पे, सही दाम पे नहीं खरीदेंगे तो वो हमारा रिस्क एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकता है। और इसी रीजन की वजह से जो अच्छे क्वालिटी के कंपनीज होते हैं, उनको लोअर वैल्यूएशन पे या सस्ते दाम पे खरीदना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। एंड यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट ऐसे जो अच्छे क्वालिटी के कंपनीज होते हैं, वो सस्ते दाम पे कभी कभार ही मिलते हैं, क्योंकि जो बुरा वक्त आता है वो कभी कभार ही आता है ऐसे कंपनीज के लिए। अभी ये जो फैक्टर्स को हमने डिस्कस किया है, इसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और अभी इस फंड ने जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है उसके पीछे इन फैक्टर्स का क्या वहां पर रोल है, उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फॉर केस स्टडी पर्पस और एग्जांपल पर्पस, अगर आप ईआईडी पेरी इंडिया को कंसिडर करेंगे, जिसमें पराग पारिक फंड ने रिसेंटली स्टेक बढ़ाया है, उसको अगर हम इन फैक्टर्स में जोड़ के देखेंगे तो वो किस तरीके से नजर आएंगे, लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। तो सबसे पहले अगर आप क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो ये कंपनी मुर्गप्पा ग्रुप ऑफ कंपनीज का हिस्सा है। इनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्लियर है, नीट एंड क्लियर बुक्स है,
और वेल रेप्यूटेड मैनेजमेंट है। और उसके बाद अगर आप क्वालिटी ऑफ सेक्टर की बात करें तो ये कंपनी शुगर, न्यूट्रास्यूटिकल्स और एथेनॉल के सेक्टर में काम करता है, जो कि ग्रोइंग सेक्टर्स है विच हैज ह्यूज अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और उसके बाद अगर आप क्वालिटी ऑफ बिजनेस की बात करें तो इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है या ROCE है वो अराउंड 20.3% के आसपास है। और वही अगर आप एंट्री बैरियर की बात करें तो ये कंपनी अपने लिए एक बहुत बढ़िया सा मोट बना रहा है, जहां पर ये कंपनी अपने ब्रांड को एक प्रीमियम सेगमेंट में ग्रो कर रहा है। और ये कंपनी ये कैसे कर रहा है इसको समझने के लिए आपको इस कंपनी का जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है उसके अंदर ये जो स्लाइड है इसको देखना होगा, जहां पर अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के मोस्ट ऑफ द जो कॉम्पिटिटर्स है वो क्या कर रहे हैं, वो लूज शुगर बेच रहे हैं, यानी जो बोरियों में शक्कर बेचते हैं वो कर रहे हैं, जो 40 रुपए के भाव पे बिकता है। लेकिन ये कंपनी क्या करता है, ये एक ब्रांड बिल्ड करता है, ब्रांड को प्रमोट करता है और ब्रांड पैकेजिंग होता है तो शक्कर का प्राइस 40 रुपीज से बढ़ के 45 रुपीज हो जाता है। और उसके बाद ये कंपनी क्या करता है, इसको थोड़ा और प्रीमियमाइज बनाता है और व्हाइट शुगर को ये 60 रुपीज के भाव पे बेचता है। और उसके बाद शुरू होता है प्रीमियम सेगमेंट, जहां पर ये हर लेवल पे वैल्यू ऐड करता है और वैल्यू के साथ इसका कॉस्ट भी बढ़ता जाता है। और यहां पर कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि सर ये तो वैल्यू एडिशन हो गया, इसकी वजह से कंपनी को मोट कैसे मिल रहा है या कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे मिल रहा है। तो कमिंग बैक टू द बॉटम ऑफ द वैल्यू चेन, जो लूज शुगर होता है या जो बोरियों में भर के जो शक्कर बेचा जाता है उसका जो प्राइस है वो वैरायटी ऑफ रीजंस की वजह से वेरी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पॉलिसी हो सकता है, कभी कभी गवर्नमेंट ये बोलता है ना कि इतना ही कैप है, इसके ऊपर आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते। उसकी वजह से क्या होता है, अचानक सा ऐसे कंपनीज का मार्जिन कट हो जाता है। एंड राइट नाउ लॉट ऑफ शुगर कंपनीज आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। लेकिन वही अगर इसको ब्रांड के अंडर पैकेज किया जाता है और वैल्यू सेगमेंट में इसको प्रमोट किया जाता है, वहां पर वैल्यू ऐड किया जाता है, जैसे कि जैगरी हमने देखा, जैसे कि हमने व्हाइट शुगर देखा, तो ऐसे केस में क्या होता है, कंपनी के पास प्राइसिंग पावर रहता है, कंपनी वहां पर प्राइस को कंट्रोल कर सकता है। दिस इज द मेजर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज दिस कंपनी इज गेटिंग ओवर कॉम्पिटिटर्स राइट नाउ, बिकॉज कॉम्पिटिटर्स शक्कर के प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लेकिन ये कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कंट्रोल कर पा रहा है बिकॉज इट हैज अ ब्रांड एंड इट हैज वैल्यू प्रोडक्ट्स। एज एन इन्वेस्टर यू शुड अंडरस्टैंड दैट जो कंपनी प्राइस को कंट्रोल कर सकता है, जिसके पास प्राइसिंग पावर होता है, जिसके पास ब्रांड होता है, वो एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे भी ट्रेड करता है। और साथ ही साथ ब्रांड होने का एक और एडवांटेज ये मिलता है कि इनके पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाते हैं। अगर मान लीजिए कल एक कंपनी शक्कर के अलावा अगर आटा बेचना चाहता है या कोई और प्रोडक्ट बेचना चाहता है, कुछ और पैकेज फूड बेचना चाहता है, तो ऑलरेडी इसके पास ब्रांड है, उसी ब्रांड को लेवरेज करके ये बाकी प्रोडक्ट्स को भी मार्केट में उतार सकता है। और उसके बाद अगर आप इस कंपनी में कैपिटल इंटेंसिटी की बात करें या यूज ऑफ डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर करेंटली अराउंड 1714 करोड़ का डेट बर्डन है। उसके कंपैरिजन में कंपनी के पास अराउंड 3175 करोड़ वर्थ ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स है। बेसिकली ये कंपनी डेट फ्री भी है और कैश रिच भी है। एंड नाउ कमिंग बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज वैल्यूएशन। प्रेजेंटली इसका जो पी रेशियो है वो अराउंड 15.8 के आसपास है। और उसके बाद अगर हम एक और केस स्टडी को कंसिडर करें तो कोल इंडिया को एज ए एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि कोल इंडिया में इन्होंने अपना स्टेक जनवरी में भी बढ़ाया है और फरवरी में भी बढ़ाया है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली कुछ लोग ये सवाल जरूर पूछेंगे कि सर कोल इंडिया में क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अभी रिन्यूएबल एनर्जी जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, कोल तो बहुत जल्द ऑब्सोलीट हो जाएगा। तो कोल इंडिया के ऊपर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबल मार्केट में एक बहुत बड़ा ट्रिगर है और वो ट्रिगर है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर यकीन नहीं करते, तो इसीलिए वो रिन्यूएबल एनर्जी के जो इनिशिएटिव्स है उसके ऊपर जो इंसेंटिव्स मिलते हैं इन्वेस्टमेंट्स में या जो भी करते हैं उसको वो कट कर रहे हैं। तो ये बात तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि जो फॉरेन फंड्स है दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। और अभी अगर फॉरेन फंड्स अगर कट होंगे, उनका फ्लो कम होगा और रिन्यूएबल एनर्जी का ग्रोथ इंडिया में कम होगा और वही पावर डिमांड जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, फॉसिल फ्यूल्स का जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए फॉसिल फ्यूल क्या है, कोल है, क्योंकि कोल जो है वही थर्मल पावर प्लांट्स को पावर करता है। और इसी रीजन की वजह से यह एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो फॉसिल फ्यूल्स है स्पेशली कोल है उसका डिमांड बढ़ना चाहिए। और यह भी बोला जाता है कि इंडिया का जो कोल डिमांड है इट विल कीप ऑन ग्रोइंग अंटिल 2030। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप कोल इंडिया देखेंगे तो वो बहुत बढ़िया डिविडेंड्स देता है। इसका डिविडेंड यील्ड प्रेजेंटली अराउंड 6.61% के आसपास है। और वही अगर आप इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो दैट इज अबाउट 63.6%। एंड नाउ ऑन द अदर हैंड अगर हम ये सोचने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी कुछ स्टॉक्स को क्यों बेच रहा है, तो उसके लिए हम मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज को एज अ केस स्टडी या एग्जांपल ले सकते हैं, जहां पर इन्होंने लास्ट 2 मंथ्स में इस स्टॉक को बेचा है। तो अभी इन्होंने ये स्टॉक क्यों बेचा है इसको समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इस कंपनी का यानी मोतीलाल ओसवाल का रेवेन्यू कहां से आता है। तो इस कंपनी का जो 71% ऑफ द रेवेन्यू है वो कैपिटल मार्केट से आता है और इस 71% रेवेन्यू में अबाउट 54% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो ब्रोकरेज से आता है।
ये ऑब्वियस ही बात है, जब भी मार्केट में ट्रेडिंग एक्टिविटी ज्यादा होता है, बाइंग सेलिंग ज्यादा होता है, तब इन कंपनीज को भी ब्रोकरेज ज्यादा मिलता है। एंड स्पेशली जब बुल मार्केट होता है तो उस टाइम इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है। हर कोई स्टॉक बढ़ रहा है तो हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, हर कोई बाय सेल कर रहा है, हर कोई ऑप्शंस फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है। तो इसकी वजह से ऐसे कंपनीज का रेवेन्यू भी बुल मार्केट में ज्यादा होता है। तो इसकी वजह से बुल मार्केट में ऐसे कंपनीज आउट परफॉर्म करते हैं। और वही अगर आप फॉलिंग मार्केट या बेयर मार्केट देखेंगे तो उस टाइम क्या होता है, इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन कम है, बाय सेल करने वाले कम है। तो इसकी वजह से ऐसे कंपनीज को ब्रोकरेज कम मिलता है। उसकी वजह से ऐसे मार्केट्स में, बेयर या कंसोलिडेटिंग मार्केट में, चांसेस बढ़ जाते हैं कि ऐसे जो ब्रोकिंग कंपनीज होते हैं वो अच्छे परफॉर्म ना। तो फॉर दैट रीजन इट टोटली मेक्स सेंस फॉर दिस फंड टू कट इट्स होल्डिंग इन पर्टिकुलर कंपनीज जहां पर सेक्टर जो है वो एक डाउन साइकिल के थ्रू जा रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मोतीलाल ओसवाल एक बुरी कंपनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज अ ग्रेट कंपनी, बट अ स्मार्ट इन्वेस्टर नोज व्हेन टू बाय अ ग्रेट कंपनी। एंड दैट्स व्हाट दिस फंड इज डूइंग राइट नाउ। तो आई होप आज के वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।